दोस्तों नमस्कार। तो आज का जो अध्याय है वह है विधायिका और इससे जुड़े हुए PYQ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी हैं और इतने ही प्रश्न आज तक जो है BPSC मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इससे अतिरिक्त करने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत जानकारी तो प्रीलिम्स के दौरान होती ही है, अगर पूछी जाए तो हम उससे लिख सकते हैं। लेकिन आज तक जो पूछी गई है अगर इस अध्याय से विधायिका से, तो इतने ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक विश्लेषण देखें तो पहले भूमिका लिखी है। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इसे न तो अत्यधिक कठोर बनाया और न ही अत्यधिक लचीला, बल्कि कठोरता और लचीलापन का समन्वय रखा ताकि समय के साथ आवश्यक परिवर्तन संभव हो सके और संविधान की मूल भावना भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं संशोधन के प्रकार। तो देखिए, संशोधन के यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला तो साधारण बहुमत से। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद साधारण विधेयक की तरह साधारण बहुमत से ही संशोधित कर सकती है। उदाहरण के लिए देखें तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, जो कि अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता संबंधी विषय। अब इसकी जो कि आलोचनात्मक समीक्षा करनी है, तो आलोचना में देखें तो यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान है, जिससे राजनीतिक बहुमत के आधार पर परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो वो चीज़ एक आलोचना की गई है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकती है, ये है। दूसरा देखें तो विशेष बहुमत, अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसमें क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, साथ ही कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक समर्थन हो, तो यह विशेष बहुमत कहलाता है। अधिकांश संवैधानिक संशोधन इसी प्रक्रिया से होते हैं। यह प्रक्रिया क्या है कि संविधान की गरिमा बनाए रखती है और जल्दबाजी में संशोधन को रोकती है। और तीसरी जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें है कि विशेष बहुमत और प्लस राज्यों की स्वीकृति। तो संघीय ढांचे से संबंधित विषयों जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ, संघ राज्य संबंध, ठीक है, तो ये सभी अगर संबंधित विषयों में से कम आधे राज्यों की स्वीकृति भी इसके साथ आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यह क्या है कि संघीय भावना की रक्षा करता है। तो अभी जो आपको प्रश्न जो दिया गया था कि आलोचनात्मक वर्णन करना है संशोधन प्रक्रिया का, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि प्रक्रिया का हमने वर्णन कर लिया। अब देखिए, अब इससे न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना सिद्धांत देखें इससे जोड़ करके। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत जो है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो प्रतिपादित किया। इसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीयता आदि को नष्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देखिए, पहला तो हमने जो साधारण जो मैंने संशोधन का प्रकार है उसको देखा, और इन प्रकार जब संशोधन किए जाते हैं तो इन सभी बातों का भी। दूसरा है न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना का सिद्धांत, वो हम देख रहे हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है कि मतलब ये है कि संविधान संशोधन तो कर सकती है। अब जो भी उपरोक्त प्रक्रिया से संशोधन कर दी, लेकिन क्या है कि मूल संरचना जैसे कि लोग ये जो मूल्य हम लोग ने देखा उसको नष्ट नहीं कर सकती है। बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ है 1980 का मामला, इस सिद्धांत को और सुदृढ़ किया। ठीक है, तो आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो यह सिद्धांत संसद की असीमित शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार यह न्यायपालिका द्वारा अप्रत्यक्ष संशोधन शक्ति का प्रयोग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ विद्वान कहते हैं। ठीक है, अब देखें प्रमुख संशोधन और उनका प्रकार, माफ कीजिए प्रभाव। प्रमुख संशोधन किए गए और उसका प्रभाव जो देखते हैं। देखिए, जैसे 42वां संविधान संशोधन कहा गया तो इसे मिनी संविधान कहा गया। ठीक है, और इसमें क्या की गई, संसद की शक्ति बढ़ाई गई। ठीक है, और संसद की किस बात की शक्ति, संशोधन करने की शक्ति बढ़ाई गई। 44वां में क्या किया गया, आपातकालीन प्रावधानों में कुछ सुधार किए गए। तो ये उदाहरण दर्शाते हैं कि संशोधन प्रक्रिया का उपयोग कभी कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो सकारात्मक पक्ष इसका है कि संविधान समयानुकूल बना रहता है। संशोधन प्रक्रिया है तो जो क्या है, अब संविधान समय के अनुसार जो है वो उसके अनुकूल बना रहता है। दूसरा है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संभव होते हैं। तीसरा है संघीय ढांचे और मूल संरचना की रक्षा होती है। नकारात्मकता दिखे तो बार बार संशोधन यानी कि 100 से अधिक संशोधन से संविधान की स्थिरता पर सवाल उठते हैं। दूसरा है राजनीतिक बहुमत का दुरुपयोग संभव हो सकता है। तीसरा है कि न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।
तो निष्कर्ष में हम देखें तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया लचीलेपन और कठोरता का संतुलित मॉडल है। यह संविधान को जीवंत बनाए रखती है, परंतु मूल संरचना सिद्धांत इसे निरंकुशता से बचाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संशोधन प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकताओं और संवैधानिक स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करती है, किंतु इसके दुरुपयोग की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं और जो आलोचनाएं जहाँ तक संभव है वहाँ तक इसमें लिखा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न अब है, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। ठीक है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है परंतु असीम नहीं है। इस कथन की पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन जो यहाँ पर दिया गया है कि स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, पहला। दूसरा लाइन ये है कि शक्तियाँ विशाल है, शक्तियाँ अपार है, असीम नहीं है। ठीक है, शक्तियाँ मतलब बहुत ज़्यादा है, विशाल है, अपार माफ़ कीजिएगा, अपार नहीं, शक्तियाँ जो है वो विशाल है लेकिन असीम नहीं, ऐसा नहीं कि उस पर सीमा नहीं है। तो इस पर टिप्पणी करना है और तुलना करना है हमें ब्रिटिश समकक्ष, भारतीय संसद की तुलना जो है ब्रिटिश से करना है, ब्रिटिश संसद से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले भूमिका में देखें तो भारतीय संसद, देखिए भूमिका में उन्हीं बात जो बात यहाँ पर स्पष्ट है उन्हीं बातों को लिखा गया, ध्यान से पढ़ें। दिया है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं है। यह कथन भारतीय संसदीय प्रणाली की प्रकृति को स्पष्ट करता है। भारत में संसद सर्वोच्च विधायिका अवश्य है किंतु वह संविधान से बंधी हुई है। इसके विपरीत ब्रिटेन के संसद को परंपरागत रूप से संसदीय सर्वोच्चता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि व्यापक किंतु सीमित कैसे। भारतीय संसद की जो शक्तियाँ हैं वो व्यापक है किंतु सीमित है कैसे। देखिए भारतीय संसद को विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा संविधान संशोधन की शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी शक्तियों में देखें तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, आपातकाल में राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। तो ये विधायी शक्तियां हैं भारतीय संसद के पास, परंतु यह शक्ति संविधान द्वारा सीमित है। संसद संविधान के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो ये है, तो यहाँ पर सीमा तय हो रही है। एक तरफ जहाँ देखिए आप सोच लीजिए कि किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक कि मैंने आपातकाल में तो राज्य सूची पर भी कानून बना सकते। तो यहाँ पर स्पष्ट क्या हुआ कि शक्ति विशाल है परंतु संविधान के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, सीमा तय की गई है। तो ये चीज़ें इसी प्रकार आप देखते चलेंगे। दूसरा देखें न्यायिक नियंत्रण। केशवानंद भारती बनाम जो स्टेट ऑफ केरल है, इसके निर्णय में क्या देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, यह भी एक सीमा है। बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाले मामले में क्या हुआ कि शक्ति को, संशोधन की शक्ति को जो है और सीमित किया गया। ये चीज़ें हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय संसद न्यायिक समीक्षा के अधीन है। दूसरा देखिए संघीय ढांचा। भारत एक संघात्मक राज्य है। संसद की शक्तियाँ संविधान की 7वीं अनुसूची द्वारा विभाजित होती है। राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण संसद स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती है। तो यहाँ भी सीमा यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। उसके बाद देखें तो मौलिक अधिकारों की सीमा। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करे। यदि ऐसा होता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी आपको जो है सीमाएं दी गई है कि किस प्रकार से विधायी शक्तियां हैं, सीमित है, न्यायिक नियंत्रण है, इस पर संघीय ढांचा है तो उसमें 7वीं अनुसूची में किस प्रकार से विभाजित किया गया है, और राज्य के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। उसके बाद मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा कोई मतलब कानून आप नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, ये है। अब जो देखिए प्रश्न का जो दूसरा भाग था कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती, तो इस पर हम लोग आते हैं। तो देखिए पहला ये है कि संसदीय सर्वोच्चता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश संसद में क्या होता है, ब्रिटेन में संसद जो है वो सर्वोच्च है। यूके में वहाँ लिखित संविधान नहीं है, संसद कोई भी कानून बना या समाप्त कर सकती है और उसके निर्णय को कोई न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में हमने ऊपर ही देखा था कि ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है, या संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा देखिए तो न्यायिक समीक्षा का अभाव ब्रिटेन में है जबकि उपस्थिति भारत में है। ब्रिटेन में देखा जाए तो न्यायालय संसद के कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है। तीसरा देखिए संघीय बनाम एकात्मक संरचना।
देखिए ब्रिटेन का जो मतलब ब्रिटेन की जो व्यवस्था है एक एकात्मक राज्य है, जबकि भारत संघात्मक राज्य है। इस कारण से भारत में विधायी शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसी बाध्यता नहीं है। चौथा देखें तो लिखित बनाम अलिखित संविधान। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऊपर ही कहा कि जब संविधान की सर्वोच्चता होती है तो यह लिखित रूप से ही मिलेगी। ठीक है, हालांकि न्यायालय जो है मतलब प्रहरी है, ठीक है, संविधान के प्रहरी, लेकिन लिखित रूप से भी तो होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमेशा टकराव की स्थिति होगी। तो ये लिखित बनाम अलिखित संविधान। भारत का संविधान विस्तृत और लिखित है। ब्रिटेन में संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं, विधियों और न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। अब आलोचनात्मक समीक्षा अगर करने को मिले तो सकारात्मक पक्ष इसका देखते हैं तो संसद की सीमित शक्ति जो है नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा करती है। ठीक है, दूसरा न्यायिक समीक्षा शक्ति संतुलन बनाए रखती है, और तीसरा संघीय ढांचा राज्यों के अधिकार को सुरक्षित करता है। तो ये इसका सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष देखें तो न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और कुछ विद्वान इसे न्यायिक सक्रियता का अतिक्रमण मानते हैं। देखिए कुछ शब्द हैं जैसे कि न्यायिक सक्रियता, ठीक है, न्यायिक अतिक्रमण, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अगर न्यायालय हर मामले में अगर दखल देना शुरू कर दे और बाल की खाल जो होता है वो निकालना शुरू करे तो क्या होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के जो अधिकार है, ठीक है, और कहीं ना कहीं देखिए विधायिका में जो लोग चुन के आते हैं वो कहीं ना कहीं जनता जो कि सर्वोच्च शक्ति रखती है संविधान के अनुसार से, कहीं ना कहीं उसके प्रतिनिधि होते हैं, और उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो संसद में बैठे हुए हैं। अगर आकांक्षा पूरी की जाए, संविधान हर चीज़ में अगर टांग अड़ाना शुरू कर दे तो फिर ये, माफ कीजिए, संविधान बोल रहे हैं, न्यायपालिका, तो कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण का रूप ले लेगी। हालांकि भारत में ऐसा देखने को अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ मामले में हल्का फल्का जो है लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। खैर, अब हम देखें कि इसके निष्कर्ष को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संसद शक्तिशाली अवश्य है, परंतु संविधान संघीय ढांचे, मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा से नियंत्रित है, इसलिए उसे ब्रिटिश संसद के समान पूर्णतः स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। यही मौलिक अंतर दोनों व्यवस्थाओं को एक दूसरे से भिन्न बनाती है। दोस्तों हमने ये भी प्रश्न पूरा कर लिया। अब अगला प्रश्न देखें तो ये है कि भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, इसकी विवेचना करनी है। देखिए क्या लिखा है, भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकीकरण बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारतीय संसद इस संदर्भ में केवल कानून बनाने का मंच नहीं है, बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक एकता का स्तंभ भी है। अब देखें कि संसद और राष्ट्रीय एकीकरण कैसे। तो भारतीय संसद को संविधान द्वारा संघीय ढांचे में केंद्रीय और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। यह क्या है कि राष्ट्रीय एकता के निम्नलिखित पहलुओं को योगदान देती है। पहला, विधायी मंच के रूप में देखिए संसद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आपको पता होगा कि संसद कहीं ना कहीं चुन के जाते हैं, जैसे बिहार से जो 40 सांसद चुन के आते हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं। तो ये है। समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं। इससे क्या होता है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग कानूनों के कारण उत्पन्न असमानताओं को कम किया जा सकता है। तो ये है। इसके बाद दूसरा देखें तो राजनीतिक संवाद और संघर्ष समाधान। संसद विभिन्न राजनीतिक दलों और भाषाई सांस्कृतिक समूहों को संवाद का अवसर प्रदान करती है। ये कितनी बड़ी बात है, आप जरा सोच के देखें कि अगर केवल संसद अगर नहीं रहे, देखिए संसद में हर क्षेत्र, हर धर्म, हर जाति, यानी कि पूरे भारतवर्ष का जो है अगर देखा जाए तो संसद प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं अगर जैसे मान लेते हैं कि तमिलनाडु का ही मसला ले लीजिए कि वह हिंदी भाषी के साथ जो है वो मतलब ये दुर्व्यवहार होने की जो घटनाएं सामने आ रही थी, तो अगर चाहे तो सांसद अगर चाहे तो इन मुद्दों पर संवाद स्थापित करके इन मुद्दों को समाप्त भी कर सकती है। हालांकि देखिए अब करे न करे वो अलग बात है, लेकिन एक तो मंच अवश्य है, यहाँ पर एक मंच अवश्य है कि यहाँ हिंदी और अहिंदी दोनों जो है एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, संवाद का अवसर जरूर प्रदान करती है। राज्यों की समस्याओं, केंद्र राज्य मतभेदों का संसद में शांति और लोकतांत्रिक ढंग से समाधान होता है। उदाहरण के लिए राजभाषा, भाषा नीति और वित्तीय वितरण जैसी संवेदनशील समस्याओं पर संसद में बहस। अगला देखें तो संवैधानिक संशोधन और संघीय संतुलन। संघीय संबंधों और राज्यों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान
संसद संशोधन के माध्यम से समयानुसार समायोजित कर सकती है। इससे क्या होता है कि देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक ढांचों को मजबूती बनी रहती है। इसके बाद देखिए वित्तीय और सामाजिक समरसता। संसद द्वारा वित्त आयोग और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होता है। केंद्रीय योजनाएं और समान न्यूनतम मानक जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे पूरे देश में लागू होते हैं। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि संसद जो है और राष्ट्रीय एकीकरण हमने देखा। अब आगे देख लेते हैं कि संसद के माध्यम से सांस्कृतिक और भाषाई एकीकरण। संसद बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का मंच है, जैसा कि हमने बात ऊपर भी किया था। भाषा आंदोलन और सांस्कृतिक विवाद संसद में बहस और कानूनों के माध्यम से हल होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो राजभाषा नीति का निर्धारण, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची ये है। तो अब आलोचनात्मक मूल्यांकन इसका करें तो सकारात्मक पहलू में देखें तो संसद बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज में संवाद का लोकतांत्रिक मंच प्रदान करती है। दूसरा कि संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखती है। तीसरा कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों के माध्यम से समान अवसर सुनिश्चित करती है। इसकी सीमाओं और चुनौतियों को देखें तो राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक टकराव और क्षेत्रीयवाद संसद के कार्य में बाधा डालता है। कभी कभी निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे आपातकालीन राष्ट्रीय मुद्दों का त्वरित समाधान कठिन हो जाता है। तो भारतीय संसद केवल कानून बनाने का अंग नहीं है, यह राष्ट्रीय एकीकरण का संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक मंच भी है। विविधताओं के बावजूद लोकतांत्रिक संवाद, संघीय संतुलन, वित्तीय और सामाजिक समरसता के माध्यम से संसद देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने में एक प्रभावी उपकरण साबित होता है। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न पूरा किया कि क्या है कि भारत की जो संसद है वो राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। ठीक है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। इस कथन की समीक्षा करना है। देखिए भूमिका में हमने लिखा है कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। इस कथन का अर्थ है कि भारतीय संसद शक्तिशाली और विधि बनाने में सक्षम है, किंतु पूर्ण स्वतंत्र और असीमित प्रभुता वाली संस्था नहीं है। ठीक वही प्रश्न है जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, कि इसकी शक्ति तो विशाल है परंतु असीमित नहीं है। मतलब ये सीमित है, वही चाहिए, असीमित नहीं है। तो यही चीज़, ठीक वही प्रश्न है जो यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए संसद की शक्तियाँ और उनकी सीमा, तो इसलिए मैं इसे फटाफट पढ़ता हूँ। देखिए विधायी शक्तियाँ क्या है? भारतीय संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। आपातकालीन परिस्थितियों में संसद राज्यों के अधिकारों पर भी कानून बना सकती है। सीमा देखें तो संसद संविधान की मूल संरचना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। फिर देखिए संवैधानिक संशोधन, संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। इससे स्पष्ट होता है कि संसद की शक्ति विशाल है, असीमित नहीं है। न्यायिक समीक्षा का अधीन होना, ये देखिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करते हैं। जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में संसद के कुछ संशोधनों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। यह संसद की प्रभुता को सीमित करता है। संघीय संतुलन देखें तो संसद राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन के मामले में सीमित है। संघीय ढांचे के अनुसार राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखी जाती है। फिर देखिए संसद की तुलना पूर्ण प्रभु विधायिकाओं से, जैसे ब्रिटेन की संसद और भारत की संसद। जैसे कि ब्रिटेन की संसद में क्या है? पूर्ण सर्वोच्च है, कोई न्यायालय इसे असंवैधानिक नहीं कर सकता है। संविधान अनलिखित और लचीला है। भारत की संसद देखें तो संविधान की सर्वोच्चता के अधीन है, न्यायिक समीक्षा से नियंत्रित है, संघीय और बहुसांस्कृतिक ढांचों में काम करती है। इस अंतर से स्पष्ट है कि भारतीय संसद गैर प्रभुता संपन्न है। आलोचनात्मक विश्लेषण देखिए, सकारात्मक पक्ष इसका कि संसद की शक्ति सीमित होने से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होती है। न्यायपालिका और संघीय ढांचे के माध्यम से शक्ति का संतुलन रहता है। नकारात्मक पक्ष इसका देखें तो सीमित स्वतंत्र कभी कभी त्वरित निर्णय लेने में बाधा डाल सकती है। राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच संघर्ष संसद की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तो ये निष्कर्षता हम देखें कि भारतीय संसद शक्तिशाली अवश्य है और कानून निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, परंतु वह पूर्ण प्रभुता वाली संस्था नहीं है। संविधान, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा इसकी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इसे गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था कहा जाना ज़्यादा सटीक है। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न को पूरा किया, जो एक ठीक दोनों प्रश्न बराबर ही थे कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। इस कथन की समीक्षा करना ठीक, और जो हमने ऊपर पढ़ा कि इसकी शक्ति विशाल है परंतु असीमित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की संरचना और शक्तियों का विवेचन कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख करें। देखिए
बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में राज्यसभा पूछी जाती है। इसका रीजन स्पष्ट है कि देखिए आप राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो राज्य से जुड़े हुए मुद्दे, इसलिए प्रधानमंत्री से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपको यहाँ राज्यपाल हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि ये बिहार लोक सेवा आयोग में किसी भी परीक्षा में वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ विवाद की गुंजाइश होती है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ राज्यसभा की बात की जाती है, तो राज्यसभा की संरचना और शक्तियों का विवेचन कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख करें। तो देखिए सबसे पहले भूमिका में देखें तो भारतीय संसद के द्विसदनीय ढांचे में राज्यसभा को उच्च सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में किया गया है। यह संघीय व्यवस्था की भावना को प्रतिबिंबित करती है। अब राज्यसभा की संरचना को देखें तो देखिए संरचना में कुल सदस्य अधिकतम 250, जिसमें कि 238 सदस्य हो और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। अब 12 जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं वो है, ठीक है। निर्वाचन पद्धति देखें तो राज्यों के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली यानी कि एसटीवी से चुने जाते हैं। नामित जो होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले होते हैं, या वैसे ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। फिर है अस्थाई सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है इससे सेवानिवृत्त होते हैं और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सभापति की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद 89 के अनुसार। तो ये संरचना हमने पढ़ी। फिर उसके बाद देखिए शक्तियों को देखें तो विधायी शक्तियाँ, देखिए सामान्य विधेयक दोनों सदनों में समान रूप से पारित होते हैं। यदि मतभेद हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है अनुच्छेद 108 के अनुसार। संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों की समान भूमिका होती है, ठीक है। वित्तीय शक्तियाँ को देखें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है अनुच्छेद 109 के अनुसार। राज्यसभा केवल 14 दिनों के भीतर सुझाव दे सकती है और अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है। इसलिए हम कहें तो वित्तीय मामलों में राज्यसभा अपेक्षाकृत कमजोर होता है। खैर दूसरा देखें अगला तो कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, ये सभी क्या है कि इस सभी के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बना जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु राज्यसभा भी प्रभावी बहस के माध्यम से नियंत्रण रखती है, ठीक है। विशेष शक्तियों को देखें तो अनुच्छेद 249, ठीक है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई कानून जिसको राष्ट्रहित में जरूरी अगर समझे राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो संसद क्या है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 में देखें तो राज्यसभा के विशेष बहुमत से जो नई ऑल इंडिया सर्विस होती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। फिर है आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन आदि की स्वीकृति में भागीदारी होती है राज्यसभा की, ये है। तो एक तरह से हमने इसके अधिकारों को पढ़ा, शक्तियों को पढ़ा, संरचना और शक्तियों के बारे में पढ़ा। अब देख लेते हैं कि संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी क्या भूमिका है, इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए संसद के द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका, पहला ये कि संघीय संतुलन की रक्षक होती है, यानी राज्यों के हितों की अभिव्यक्ति करती है, संघवाद की भावना को सुदृढ़ करती है, पहला तो ये। दूसरा पुनर्विचार सदन, ठीक है, हाउस ऑफ रिव्यू, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की गहन समीक्षा कर त्रुटियों को सुधारती है। तीसरा देखिए तो अनुभवी व्यक्तियों का मंच है यह। नामित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, कला, संगीत, साहित्य, इन क्षेत्रों से लोग आते हैं, जिससे विधायी प्रक्रिया में गुणवत्ता आती है। इसके बाद देखें तो स्थायित्व प्रदान करता है। लोकसभा भंग हो सकती है परंतु राज्यसभा निरंतर कार्य करती है, इससे शासन में निरंतरता बनी रहती है। पांचवा देखें तत्कालीन बहुमत पर नियंत्रण, यानी कि ऐसा हो कि यह लोकसभा में उपस्थित बहुमत की जल्दीबाजी या लोक लुभावन निर्णयों पर संतुलन का कार्य करती है। आप देखते होंगे, इस बात को महसूस करते होंगे कि जो केंद्रीय सरकार होती है वो प्रयास करती है कि राज्यों में भी उनकी सरकार हो, जिससे राज्यसभा में भी कोई बिल पास कराना आसान हो जाए। देखिए, और ये राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई बहुमत प्राप्त करके, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके कोई पार्टी का सरकार बना भी ले और चाहे कि कुछ ऐसे कानूनों को पास किया जा सके, हालांकि जुडिशियल रिव्यू तो है ही, लेकिन अगर ऐसा कोई कानून पास भी करा लिया जाए जो राज्यों के हित को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती हो, तो राज्यसभा में तो सीधे तौर पर यानी कि तुरंत वहाँ पर तो बहुमत प्राप्त होगा नहीं। ये प्रक्रिया तो धीरे धीरे चलती है। तकरीबन अगर कोई सरकार अगर 20 साल 25 साल कंटिन्यू रहे, पूरा उसका मोनोपोली रहे, तब जाके कहीं राज्यसभा में भी उसका पूर्ण बहुमत हो पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें खैर।
तो अब देखिए समालोचनात्मक मूल्यांकन, देखिए इसका सकारात्मक पक्ष तो संघीय ढांचे की मजबूती, विधेयकों की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। और उसके बाद देखें तो विशेषज्ञों की भागीदारी, ठीक है, ये है। आलोचनाओं को देखें तो देखिए आलोचना की जाती है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का इसमें अभाव है, कई बार राजनीतिक पुनर्वास का मंच है। राजनीतिक पुनर्वास का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे कोई अगर ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कार्यपालिका में काम कर रहा हो, कार्यपालिका का अंग हो, मतलब और उसको जो है राजनीति करना चाह रहा हो तो दे देता है कि चलो ठीक है आप राज्यसभा चुन के चले जाइए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पुनर्वास का मंच है, पब्लिक के बीच में न जाकर के भी वो सांसद रहते हैं, ये चीज़ें, तो इस पर आलोचनाएं की जाती है। फिर उसके बाद है वित्तीय मामलों में सीमित भूमिका है ये, तो ये सभी आलोचनाएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो प्रश्न है इसमें इस प्रश्न को अंतिम रूप से देखा, और देखिए थोड़ा सा बचा है निष्कर्ष तो देख लेते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र में एक संतुलनकारी एवं परामर्शदात्री सदन है। यद्यपि इसकी वित्तीय शक्तियां सीमित है, परंतु संघीय संरचना की रक्षा, विधायी पुनर्विचार एवं प्रशासनिक स्थायित्व प्रदान करने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः संसद के द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थिरता और परिपक्वता का प्रतीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने दोस्तों पूरा प्रश्न जो विधायिका से संबंधित प्रश्न था उसे हमने पूरा कर लिया, ठीक है। और देखिए मतलब हमने 47वीं मुख्य परीक्षा से लेकर के और 17वीं मुख्य परीक्षा तक सभी प्रश्नों को हमने जगह दिया है टॉपिक वाइज, ठीक है। और ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, जो मैंने सीधे तौर पर अगर देखिएगा तो या तो सीधे तौर पर है, नहीं तो अगर छोटी सी बात है जो कहीं ना कहीं विधायिका से संबंधित है तो हमने उन प्रश्नों को यहाँ पर जगह दे दिया है, ठीक है। जैसे भी हो PYQ पूरा होना चाहिए। तो ये उद्देश्य के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहें।